हेलो दोस्तों, द विल पावर एकेडमी में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी हिस्ट्री कक्षा 6 अध्याय 2 आज हम पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने अध्याय 1 और उसके सभी प्रश्न उत्तर पढ़ चुके हैं। हमारे अतीत अध्याय 2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। इस अध्याय के अध्ययन से आप जान पाएंगे कि आखेटक कौन होते हैं, आधुनिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, पूरा स्थल किसे कहते हैं, पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल, महापाषाण काल क्या है, इसकी प्रमुख उपलब्धियां क्या है, खेती और पशुपालन की शुरुआत कब से हुई, गर्तावास क्या होता है आदि के संबंध में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय 2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। दोस्तों, शुरू करने से पहले तुषार की रेल यात्रा के बारे में जानेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसा बात नहीं थी। आरंभिक मानो, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। उपमहाद्वीप के बारे में हमने आपको पिछले अध्याय में बता रखा है। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। आखेटक खाद्य संग्रह। आखेटक का मतलब था शिकारी और खाद्य संग्रह का मतलब होता है शिकारी द्वारा अपने भोजन को इकट्ठा करना। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण यह था कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह था कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे जाया करते होंगे। तीसरा कारण यह कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों का जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी झीलों, झरनों, नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसे झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? अभी आपने जान लिया कि किन कारणों से मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते थे। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? मैंने आपको पुरातत्वविद के बारे में बताया है। पुरातत्वविद कौन होते हैं? पुरातत्वविद वे होते हैं जो मानव अवशेषों, जैव पुरातत्व, जानवरों, प्राचीन पौधों और पत्थर के औजारों का अध्ययन करते हैं। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिसका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों को अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवर की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाड़ जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था।
तो देखिए दोस्तों, चित्र में आप देख सकते हैं ये जो नुकीला पत्थर है, कैसे और किस प्रकार से इस नुकीला पत्थर के औजार और इनका उपयोग इंसान खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए करता था और जानवरों की खाल सिलने के लिए भी प्रयोग किया जाता था। पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था, दाएं जानवर की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। आगे, रहने की जगह निर्धारित करना। तो जो आरंभिक मनुष्य कैसे रहने की जगह निर्धारित किया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें नीचे आपको मानचित्र दिया गया है और चिन्हों के माध्यम से आपको पूरा स्थल दिखाया गया है, जिसमें लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल है जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहक के होने के प्रमाण मिले हैं। तो आइए पढ़ते हैं। मानचित्र 2 को देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल है जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहक के होने के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे भी पाए गए हैं। ठीक है, तो आइए हम आपको मानचित्र दिखाते हैं। देखिए, त्रिभुजाकार संकेत जो है वो पूरा पाषाणकालिक स्थल है। नीले कलर बॉक्स वाले नवपाषाणिक स्थल, ग्रीन से महापाषाणकालिक पूरा स्थल दिखाया गया है, स्टार से आधुनिक नगर दिखाया गया है, और जो पर्पल कलर का दिखाई दे रहा है आपको वो आधुनिक नगर दिखाया गया है। पूरा पाषाणिक स्थल जो कि लाल त्रिकोण कलर से दर्शाया गया है, यहाँ पे क्या है, हुसगी, भीमबेटका, ये क्या है, पूरा पाषाणिक स्थल है। इसके अलावा जो नवपाषाणिक स्थल है वो ब्लू कलर के बॉक्स से आपको दिखाया गया है, जो कि है हल्लूर, पयमपल्ली और महगड़ा, कोलडीहवा, चिरांद, दाओ, जली हैंडलिंग। ठीक है, और इसके अलावा आपको जो ग्रीन कलर का दिखाया गया है ये महापाषाणिक स्थल आदि, चन्नलूर, ब्रह्मगिरी, ये महापाषाणिक स्थल हैं। और जो आपको स्टार से दिखाया गया है ये क्या, आधुनिक नगर को दिखाया गया है, जैसे मुंबई, कोलकाता। इसके अलावा इनाम गांव, आरंभिक गांव को दिखाया गया है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते जहां अच्छे पत्थर मिल सकें। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में स्थित है। इस पुरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं में राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा नदी घाटी के पास है। क्या तो देखिए दोस्तों, शैल चित्रकला का प्रसिद्ध उदाहरण, जिसमें एक व्यक्ति एक जानवर का पीछा करते हुए दिखाया गया है। इसमें जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों में पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इसमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। ठीक है, ये आपको गुफाओं का चित्र दिखाया गया है। इन गुफाओं में मानव निवास करते थे। आगे, पुरा स्थल। अब हम जानेंगे पुरा स्थल के बारे में। पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। आग की खोज दोस्तों, आग की खोज मानव सभ्यता के इतिहास की महत्वपूर्ण खोज मानी जाती है। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो। हमने आपको कुरनूल गुफा के बारे में अभी मानचित्र में दिखाया था। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। नाम और तिथियाँ। दोस्तों जो हमारे प्राचीन काल या प्रारंभिक काल हैं, इतिहास के उनके नाम कैसे निर्धारित किए जाते हैं? तो दोस्तों पुरातत्वविदों ने उनके अनेक कालों को अनेक नाम रखे हैं।
हम जिन काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्दों पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसियों और आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इन्हें नवपाषाण युग कहा जाता है। आगे पढ़ेंगे बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरतों के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। खेती और पशुपालन की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई थी। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को पालतू बनाया होगा। वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इसी तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों या जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठल अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवर तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। एक नवीन जीवन शैली। दोस्तों, क्रमिक विकास के साथ साथ एक नवीन जीवन शैली की शुरुआत हुई। तुम किसी पौधों के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल लग सकता है। इसलिए जब पौधे
उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई के लिए, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने से जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा और इसे संरक्षित किया। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर जो है चलते फिरते खाद्य भंडार कहे जाते हैं। दोस्तों, आरंभिक युग का मानव आखेटक खाद्य संग्राहक था और जानवर को मारकर जमीन से कंदमूल, फल फूल अपने भोजन के रूप में प्रयुक्त करता था। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2, पृष्ठ संख्या 13 देखो। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? दोस्तों, मैंने आपको अभी आगे के मानचित्र में जो नीले कलर का बॉक्स दिखाई दे रहा था वो नवपाषाणिक पुरास्थल था, जो कि हमने आपको बताया है पुरापाषाणिक स्थल कौन कौन से हैं। तो आगे, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले, जो कि हमने बताया है कि आपको कृषकों और पशुपालकों का साक्ष्य नवपाषाण काल में हुआ है। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की पहचान कर सकते हैं। अस्थायी जीवन की ओर। जब मानव कृषि पशुपालन करने लगा तो उसका जीवन धीरे धीरे अस्थायी होने लगा और वो आवास का निर्माण करने लगा। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्जहोम वर्तमान कश्मीर में स्थित है। के लोग गड्ढों के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तावास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाणी युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। पुरापाषाण और नवपाषाण युग के पत्थर के औजारों में अंतर होता है। ये अंतर किस प्रकार से है? तो जिनकी धार को अधिक पैना करने के लिए उन पर पालिश चढ़ाई जाती है, उन्हें नवपाषाण काल औजार कहते हैं। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से बनाए जाते थे। नवपाषाण युग के कुछ उपकरण देखिए जो दिया गया है, जो कि सुडौल है। इनको अच्छी तरह से घिसकर एक अच्छी सुडौल आकृति दी गई है, जबकि पुरापाषाण काल के उपकरण ऐसे नहीं थे। नवपाषाण युग के पुरास्थल से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तन का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तन का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ
तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़ा भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। सूक्ष्म निरीक्षण दोस्तों एक केस स्टडी टाइप का अध्ययन है। सूक्ष्म निरीक्षण मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान में है और यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बुलंद दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूं जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। यहाँ आपको मेहरगढ़ के घर का चित्र दिखाया गया है। आगे, मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ भी सामान भी रख दिए जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। मेहरगढ़ की कब्र का चित्र यहाँ पे दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। आगे पढ़ेंगे हम फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी। फ्रांस की गुफा का चित्र है। यह फ्रांस की गुफा का चित्र है, जो फ्रांस की गुफा में की गई चित्रकारी का बहुत ही मनोरम दृश्य है। फ्रांस यूरोपीय देश है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इसी तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सूअर को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सव के अवसर पर बनाया जाता था या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। अगला और हमारा लास्ट टॉपिक है एक नौपाषाणिक पुरास्थल, जो कि तुर्की में है। एक नौपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल युग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लादकर ले जाया करते थे। तो आज का हमारा चैप्टर यहीं समाप्त हुआ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।